हाय फ्रेंड्स, दिस इज टॉपर्स एजुकेशन। यूपीएससी मेंस की क्लासेस हम कर रहे थे। हमने अभी तक इंडियन फिलॉसफी देखा, वेस्टर्न फिलॉसफी देखा, कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी देखा, रिलीजियस फिलॉसफी देखा। अब हम रिवीजन मॉड्यूल के ऊपर, या फिर मैं कहूं कि अ, एक बार फिर से हम एक बार वापस से इन चीज़ों को क्लियरिफाई कर लेते हैं। इंडियन फिलॉसफी का हम चैप्टर ले रहे हैं, इंडियन फिलॉसफी का हम क्लास शुरू कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 15 क्लासेस के आसपास हम इसकी करेंगे। मैक्सिमम 15 क्लास बता रहा हूँ, मिनिमम नहीं बता रहा हूँ, मैक्सिमम 15 क्लासेस के आसपास हम करेंगे। तो इसमें आपका पूरा इंडियन खत्म हो जाएगा। देन इंडियन खत्म होने के बाद वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी आपका हो ही चुका है। इससे पहले हमने रिलीजियस देख लिया था। इसके बाद जस्ट हम सोशल पॉलिटिकल पर पहुंच जाएंगे। इंडियन इसलिए जरूरी है क्योंकि एक बार आपका बैकग्राउंड जो है, काफी टाइम हो गया आपको इंडियन पढ़े हुए, तो एक बार हम उसको पहले क्लियरिफाई कर लेते हैं कि इंडियन फिलॉसफी क्या क्या कंसेप्ट्स हैं, क्या क्या थीम है, क्या क्या फिलॉसफी है, क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, ताकि आपको ये रहे कि हाँ, ये सब चीजें मेरी कहीं ना कहीं देखी हुई है। ठीक है, चलिए, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी। इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी के अंदर हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी सबसे ओल्डेस्ट फिलॉसफी मानी जाती है। जितनी भी फिलॉसफी है वर्ल्ड वाइड, जितनी भी फिलॉसफी है, सबसे ओल्डेस्ट फिलॉसफी उसमें से जो है वो है इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी, सबसे पुरानी है। अब एक क्वेश्चन कई बार आपके मन में आता होगा, एक प्रश्न आपके मन में कई बार आता होगा कि ये इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर बेसिक डिफरेंसेस क्या है। थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी कर देता हूं पहले आपके लिए, इनफ है। चलिए, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न फिलॉसफी। ठीक है, तो एक छोटा सा डायग्राम है। इस डायग्राम से आई थिंक आप समझ जाएंगे। एक तरफ आपको दिखाई दे रहा है द वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, और एक तरफ है आपका इंडियन फिलॉसफी। वेस्टर्न फिलॉसफी का जो बेसिक थीम है वो है, ये आउटसाइड की बात करता है, आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ देखता है चीजों को। ये आपके मेटाफिजिक्स के अंदर ज्यादा जाएगा। ये आपके जिसको तत्व मीमांसा कहते हैं उसकी तरफ जाएगा। ये आपके यूनिवर्स की बात करेगा, वर्ल्ड की बात करेगा, द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड की बात करेगा, क्रिएशन ऑफ नॉलेज की बात करेगा कि इन चीजों से कैसे नॉलेज बनती है, क्या इनका एग्जिस्टेंस जो है, बाहर की चीजों का एग्जिस्टेंस मेरे से अलग है या मेरे अंदर ही है, वॉट ये थीम इसकी रहती है हमेशा वेस्टर्न फिलोसॉफी की। जबकि इंडियन फिलॉसफी जो है वो बात करती है इनवर्ड की, अंदर जाने की बात करती है। जैसे कि मैंने कॉट लिख रखा है, वेस्टर्न फिलॉसफी कहती है दृष्टि ही सृष्टि है, और इंडियन कहती है अहम ब्रह्मास्मि। मींस इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि वेस्टर्न फिलॉसफी इस तरीके से चलती है। ये एक सेंटर पॉइंट हो गया आपका, और घूमते 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 बाहर की तरफ जा रही है ये। जबकि इंडियन फिलॉसफी जस्ट अपोजिट है, बाहर कहीं से आती है और घूमते 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 अंदर की तरफ पहुंच जाती है। ये दोनों का एक बेसिक डिफरेंस है, वेस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी। ओल्डेस्ट, मैंने फर्स्ट पहले सबसे पहले बोला था कि इंडियन फिलॉसफी ओल्डेस्ट फिलॉसफी है, सबसे प्राचीन, सबसे पुरातन, सबसे सबसे पुरानी फिलॉसफी जो है वो इंडियन फिलॉसफी थी। वेस्टर्न फिलॉसफी नई फिलॉसफी है, उसकी शुरुआत का एक टाइम है। अगर मैं कहूं कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, कई बार कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग क्वेश्चन मार्क करते हैं, बट इसमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है वो मुझे नहीं पता। वो लोग कहते हैं कि प्लेटो, सॉक्रेट्स, ये जो लोग थे, ये ईसा के जन्म से भी पहले हुए हैं। तो क्या ईसा की जो फिलॉसफी, ईसा मसीह की बात कर रहा हूं, ईसा मसीह की जो फिलॉसफी है ये कहीं ना कहीं प्लेटो और सॉक्रेट्स के ऊपर बेस्ड थी। मैं फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्या 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 इनकी फिलॉसफी, ईसा मसीह की फिलॉसफी प्लेटो और सॉक्रेट्स से इंस्पायर थी, वॉट कुछ भी हो क्वेश्चन, मेन मोटिव क्या है। ये फिलॉसफी जो वेस्टर्न फिलॉसफी है वो ज्यादा पुरानी नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड जो था वहां पर दिमाग चलाने की परमिशन नहीं हुआ करती थी, जिसके कारण उन लोगों ने फिलॉसफी को कभी पैदा ही नहीं किया।
लेकिन इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में ऐसा था, यहाँ पर कोई अगर राजा है, कोई भी अगर एक किंग है या फिर जमींदार है या चाहे जो भी एक पैसे वाला मतलब जो किंग है बेसिकली आपका, वो अपने पास एक नोबल क्लास को हमेशा अपॉइंट करता था, जिनका काम होता था दिमाग चलाना, दिमाग के घोड़े दौड़ाना। और वो उसी तरीके से राजा को रिकॉग्नाइज करते थे कि राजा जी ऐसे होने चाहिए, राजा जी वैसे होने चाहिए। इसके कारण आपकी फिलॉसफी हमेशा आगे बढ़ती गई। दूसरी बात, अगर आप इंडियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर देखें, मैं मान लीजिए चाणक्य की रेफरेंस ले लेता हूं या विदुर का रेफरेंस ले लेता हूं, तो जो नोबल क्लास, जो एक ज्ञानी वर्ग हुआ करता था, वो टैक्सेशन से फ्री होता था, उसको कोई टैक्स देना नहीं पड़ता था, बल्कि राज परिवार उसे पैसा देता था कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, उसे खत्म मत कीजिए, क्योंकि आप जो हैं सबसे इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द सोसाइटी हैं, सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं आप हमारे समाज के, तो आप पैसा मत दीजिए, आप हमसे पैसा लीजिए। तो इस प्रकार हमने प्रमोट किया इस नॉलेज को, हमने इन्हें खड़ा किया कि आप जाइए, आप नॉलेज कीजिए, आप तैयार हो जाइए। और वो लोग गए और उन्होंने अपनी नॉलेज को स्टेबल किया, मजबूत किया और पूरी दुनिया में उसे प्रचारित और प्रसारित किया। एक समय ऐसा था जब लोग इंडिया में आया करते थे हायर स्टडीज के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। वो और बात है कि आज आप लोगों को इंडियन एजुकेशन अच्छी नहीं लगती, और उसका रीजन भी है अच्छी नहीं लगने का, और हम विदेश जाना पसंद करते हैं। बट एक समय ऐसा था जब हम विदेश नहीं जाते थे, विदेशी लोग भारत में आया करते थे। तो ध्यान रखिएगा, चाहे ज्ञान हो, चाहे आपका पैसा हो, चाहे आपकी प्रतिभा हो, जो भी हो, अगर उसको कंजर्व नहीं किया गया तो उसे खत्म होने में समय नहीं लगता। और यही चीज इंडिया में हुई, हमने उसे कंजर्व नहीं किया और वो खत्म हो गई। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस था। उन लोगों ने जब इस पूरी सोसाइटी को देखा, उन्होंने इस वर्ल्ड को देखा, उन्होंने सब चीजें देखी, तो वेस्टर्न फिलॉसफी की थिंकिंग आउटवर्ड है, वो बाहर की बातें करेंगे। लेकिन इंडियन फिलॉसफी ने ये सब कुछ पहले देखा हुआ था, तो वो इनवर्ड की बातें करते हैं, अंतरतम की बातें करते हैं, आत्मीय ज्ञान की बातें करते हैं। जैसे कि सांख्य और योग दर्शन बेस्ड ऑन चित्त, द कॉन्शियसनेस। ये एक रिलेवेंस है कि हमारा डायरेक्शन क्या है नॉलेज करने का। हम ह्यूमन की बात करते हैं, हम मानव की बात करते हैं, हम मानव के एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, मानव के एग्जिस्टेंस में कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, और एग्जिस्टेंस प्लस कॉन्शियसनेस के साथ जो नॉलेज होती है हम उसकी बात करते हैं, प्लस एग्जिस्टेंस प्लस कॉन्शियसनेस प्लस नॉलेज प्लस सोसाइटी प्लस आपकी बुक्स प्लस आपका एक्सपीरियंस प्लस आपका वर्ल्ड प्लस सब कुछ ऑल कंप्लीट। जब सब कुछ की बात मैं करता हूं तो एक शब्द उसके लिए यूज किया जाता है, शून्य। शून्य मतलब वो इतना विशाल है कि उसे केवल शून्य कह दिया गया, जिसकी कोई व्याख्या नहीं है, जहां से सब कुछ शुरू होता है लेकिन वो कहीं से शुरू नहीं होता, वो है शून्य। तो ये सब कुछ शून्य था। वेस्टर्न फिलॉसफी का अलग महत्व है, इंडियन फिलॉसफी का अलग महत्व है। मैं जब ये कहता हूँ इंडियन फिलॉसफी की ये ब्यूटी है, ये वो है, तो मैं वेस्टर्न को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडियन की ब्यूटी बता रहा हूँ। वेस्टर्न को क्रिटिसाइज करना मेरा मोटिव कभी नहीं है। मेरा मोटिव है जो मेरा है, सबसे पहले मैं उसकी रिसर्च करूं, उसके ऊपर मैं काम करूं, और वो दुनिया को बताऊं कि मेरी फिलॉसफी क्या थी, इंडियन फिलॉसफी क्या थी। कुछ लोग कहते हैं सर इंडियन फिलॉसफी पढ़ना बड़ा आसान है, वेस्टर्न पढ़ें क्या? आसान आपने कब पढ़ी इंडियन फिलॉसफी? मुझे पिछले 15 सालों से मैं वेस्टर्न इंडियन फिलॉसफी के, वेस्टर्न फिलॉसफी के, वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी के, रिलीजियस फिलॉसफी के, सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी के, लॉजिकल फिलॉसफी के, एनालिटिकल फिलॉसफी के, जित कितने ही चीजों को मैंने 15 सालों से अध्ययन किया है, मुझे अगर इनके अंदर कोई टिपिकल लगा तो वो था इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी। उनका सोचने का नजरिया, उनका देखने का नजरिया, चीजों को व्याख्या एक्सप्लेन करने का जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था इंडियंस का, वो इतना यूनिक था कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, इतना यूनिक। इनफैक्ट जब आपका इमैनुअल कैंट कहते हैं कि ये जो सब चीजें हमें दिखाई दे रही है, जो दुनिया हमें दिखाई दे रही है, ये बुद्धि ही है जो सब चीजों को बनाती है, जो सबको रिकॉग्नाइज करती है। आपकी बुद्धि ही सब चीजों को बनाती है। लोगों ने कहा ये तो कॉपरनिकस रेवोल्यूशन हो गया।
ये पहली बार ऐसा हुआ किसी बंदे ने इतनी बड़ी बात बोल दी कि आपका जो बुद्धि है वो इस वर्ल्ड को क्रिएट करती है। इससे बड़ी फिलॉसफी और क्या होगी, इससे यूनिक फिलॉसफी क्या होगी। कहीं पर एक बार मैंने कह दिया था, इमैनुअल कैंट ने कॉपी और पेस्ट किया है कहां से, गौतम बुद्ध से। जब गौतम बुद्ध ये कहते हैं कि आपके विचार ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं, और इसी चीज को अगर इमैनुअल कैंट कह रहे हैं कि आपकी बुद्धि ही आपकी सृष्टि का निर्माण करती है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ एक है, गौतम बुद्ध ने इंडिया के अंदर बोला जिसकी कोई मत क्या क्या शब्द कहूं मैं, कोई वजूद नहीं रहा उनका, उनको कोई इतना वेटेज नहीं दिया गया। और यही चीज इमैनुअल कांट ने बड़े प्लेटफॉर्म पर बोली, तो इमैनुअल कांट को लोगों ने कहा, ओ माय गॉड कितना दिमाग है इस इंसान में। दिमाग तो था। इंडियंस को पढ़ा, बुद्धिस्ट को पढ़ा, गौतम बुद्ध के पास पहुंचे, गौतम बुद्ध की किताबें पढ़ी, फिर जाके रियलाइज हुआ कि हाँ यही तो फिलॉसफी थी जो मैं ढूंढ रहा था। तो वेस्टर्न वर्ल्ड आपका कॉपी पेस्ट है, वेस्टर्न फिलॉसफी आपकी कॉपी पेस्ट है। हाँ उनके पास यूनिकनेस है, बट फिर भी 20, 30, 40% उन्होंने आपको कॉपी किया है। इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। ये बेसिक डिफरेंसेस बता देता हूं पहले मैं आपको। पाश्चात्य दर्शन के जो चिंतन का स्वरूप है, उसका लक्ष्य है, वो समय के साथ साथ चेंजेबल प्रॉपर्टी में रहता है। मीन्स उसकी फिलॉसफी का जो मॉड्यूल है, उनका जो टारगेट है, उनका जो भी उनका मोटिव रहता है, हमेशा उनका XYZ जो भी गोल रहता है वो हमेशा चेंजेबल है। यहां पर वेस्टर्न वर्ल्ड में बेसिक मोटिव माना जाता है कि हमारा बेसिक मोटिव रहेगा क्या, एथिक्स, नैतिकता। फिलॉसफी का बेसिक मोटिव वेस्टर्न वर्ल्ड ने माना है एथिक्स, जो है रियल मीनिंग है फिलॉसफी का, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहां पर डिफरेंस जो आता है वो ये आता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड बात करता है कलेक्टिव, कलेक्टिव बात करता है, समाज की बात करेगा। इंडियन वर्ल्ड इंडिविजुअल बात करता है। मैं मेरे दुखों को कैसे दूर कर सकता हूं, मुझे उस पर काम करना है, मुझे दुनिया की टेंशन नहीं लेनी है, मुझे दुनिया की टेंशन नहीं लेनी है। जैसे कि मैं कहूं हीनयान, हीनयान कौन है? हीनयान बुद्धिस्ट की एक ब्रांच है जो ये कहती है कि आपको आपके कल्याण के बारे में सोचना है, आप दूसरे के कल्याण के बारे में नहीं सोच सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कोई आपसे इंस्पायर हो जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आप किसी को ये नहीं कह सकते कि तू भी तेरा कल्याण कर भैया ना। फॉर एग्जाम्पल, आप मैंने आपको एक बल्ब दिया और मैंने कहा इस बल्ब को जला दीजिए, जलाइए इस बल्ब को। आपने उस बल्ब को होल्डर में लगाया और आपने कहा सर बल्ब जल गया, चलिए ठीक है। मैंने एक और बल्ब दिया, मैंने कहा अब इसको जलाइए, सर ये तो बल्ब फ्यूज है। भैया फ्यूज व्यूज क्या होता है, जलाओ। सर ये नहीं जल सकता, क्यों नहीं जल सकता? सर ये फ्यूज है। इट मीन्स आप नहीं जला सकते किसी को जब तक वो खुद जलना ना चाहे। आपो दीपो भव, स्वयं के दीपक स्वयं को बनना पड़ता है। कोई किसी को नहीं जगाता, कोई किसी को नहीं जलाता, कोई किसी को मोटिवेट नहीं करता। आप किसी को देखकर इंस्पायर्ड हो सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बाकी आप खुद जाकर किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। तो इंडियन फिलॉसफी इंडिविजुअलिटी की बात करती है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मुझे मतलब नहीं है आप कौन है। अहम ब्रह्मास्मि, मैंने ये नहीं कहा कि हम सब ब्रह्म हैं, मैंने क्या कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं, मुझे आपसे मतलब नहीं है, आप कोई भी हो सकते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, आपो दीपो भव। इंडिविजुअलिटी इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी की एक ब्यूटी है। वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर एथिक्स को गॉड के साथ मिलाकर एक जैसा माना गया है, एक समान माना गया है कि एथिक्स और गॉड इक्विवेलेंट हैं एक दूसरे के। अगर हम गॉड को पूज रहे हैं, गॉड की पूजा कर रहे हैं, इसमें इट मीन्स कहीं ना कहीं हम एथिकल हैं। चर्च में जाना, प्रेयर करना, ये एक एथिकल एक्सरसाइज है, रिलीजियस नहीं है, एथिकल है। आप कहेंगे सर ये तो रिलीजियस है, ठीक है रिलीजियस है, बट फिर भी ये एथिकल है। एथिक्स एंड रिलीजन जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में अलग अलग नहीं माना गया है, लेकिन इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में जो कंसेप्ट ऑफ धर्म है वो पाश्चात्य वेस्टर्न फिलॉसफी के जैसा नहीं है। वेस्टर्न वर्ल्ड में जो धर्म है
उसको बेस्ड ऑन गॉड माना गया है। लेकिन इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में द डेफिनेशन ऑफ धर्म इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटी, कंप्लीटली बेस्ड ऑन एथिक्स। यहां का धर्म, भारतीय दर्शन का जो धर्म है वो ही एथिक्स है, वो ही ह्यूमैनिटी है, वहां अलग कुछ भी नहीं है। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में धर्म अलग है, एथिक्स अलग है। यहां धर्म और एथिक्स अलग अलग है ही नहीं। दर्शन कभी भी यूनिवर्सल नहीं हो सकते और यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये बंदा जो कह रहा है वो कह रहा है गुरुजी ये 6 लिखा हुआ है, ये कह रहा है गुरुजी ये 9 लिखा हुआ है, नहीं गलत है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। अरे सर दोनों सही है। तो फिर अरे सर इसको 6 दिखाई दे रहा है, एक को 9 दिखाई दे रहा है, इतनी सी तो बात है, समझ क्यों नहीं रहे हैं आप? फिलॉसफी का मीनिंग है हर एक का देखने का नजरिया, आपका चीजों को समझने का नजरिया। उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी इंडिविजुअल फिलॉसफी को खड़ा करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है। इंडियन फिलॉसफी का जो क्राइटेरिया है वो वेस्टर्न फिलॉसफी से बहुत ज्यादा बड़ा है। इंडियन फिलॉसफी बेसिकली एक ओशन है, समुद्र है, जिसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं। कौन कौन सी ब्रांचेस? चारवाक फिलॉसफी, ये एथिस्ट हैं, ई लिख देता हूं। नास्तिक, बुद्ध फिलॉसफी एथिस्ट, जैन फिलॉसफी एथिस्ट। इसके अलावा ये थेइस्ट हैं बाकी के। थेइस्ट फिलॉसफी, थेइस्ट फिलॉसफी, थेइस्ट फिलॉसफी। ठीक है। एक नहीं लिखा यहां पर, योग दर्शन, ऑल्सो अ थेइस्ट। चलिए, नाउ द फर्स्ट फिलॉसफी, चारवाक दर्शन, द चारवाक फिलॉसफी। वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए चारवाक के ऊपर, कोई लिमिट ही नहीं है चारवाक की। अब तो हालत ये है कि लोग चारवाक को समझने लग गए, सर चारवाक अरे आता है सर ये तो, क्यों? अरे सर 10-10 बार तो आपने पढ़ा दिया। ठीक है। तो चारवाक स्कूल ऑफ फिलॉसफी को जब आप यूपीएससी के रिगार्डिंग पढ़ें, कुछ चीजों को उसके लिए हमेशा ध्यान रखें। फर्स्ट, द थ्योरी ऑफ नॉलेज, और द थ्योरी ऑफ परसेप्शन, और द डायरेक्ट परसेप्शन, और द डायरेक्ट परसेप्शन। प्रत्यक्ष प्रमाण यूनिक कंसेप्ट है, यूनिक क्वेश्चन आता है, घूमता फिरता नहीं है। सेकेंड, द क्रिटिसिज्म ऑफ अदर थ्योरी ऑफ नॉलेजेस, फॉर एग्जाम्पल इनफ्रेंस, अन्य ज्ञान के सिद्धांत जो हैं उनका कटाक्ष चारवाक ने कैसे किया, वो भी क्वेश्चन यहां से आता है। एंड द थर्ड, द हिडोनिज्म ऑफ चारवाक, चारवाक का सुखवाद। 3 कंसेप्ट हैं जहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज रहती है, बाकी आपकी किस्मत है। हम पढ़ेंगे सारा ही, बट मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता चलूंगा क्वेश्चन कहां कहां से आ सकते हैं। आप कोशिश कीजिए क्वेश्चनों को लिखने की, आंसर लिखने की। आंसर लिख पाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम डिस्कशन तो कर ही रहे हैं। चारवाक स्कूल ऑफ फिलॉसफी एक ऐसी स्कूल ऑफ फिलॉसफी है जिसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। क्यों? इसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसका कंजर्वेशन नहीं किया गया, इसे कंजर्व नहीं किया गया, इसे संरक्षित नहीं किया गया, संरक्षण नहीं था इसका। संरक्षण क्यों नहीं था? ये एकमात्र ऐसी फिलॉसफी थी जो डायरेक्ट डायरेक्ट आपके हिंदू रिचुअल्स को, वैदिक रिचुअल्स को, वेदों को, वेदांत को, उपनिषद को, ब्राह्मण को, आरण्यक को, सभी का कटाक्ष करती थी। डायरेक्ट कटाक्ष, कोई इफ और बट नहीं, डायरेक्ट। वो थी चारवाक इसको। फॉर एग्जाम्पल एक कहानी याद आती है मुझे छोटी, चारवाक के ऊपर। एक बार कहीं पर बलि प्रथा चल रही थी, एक बकरे को बलि दिया जा रहा था। चारवाक के कुछ फॉलोवर वहां से निकलते हुए उन्होंने पूछा कि भैया ये क्या हो रहा है? तो पंडित जी ने कहा कि भैया ये भगवान को बलि दी जा रही है। उन्होंने कहा जानवर की बलि? समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, कंसेप्ट क्लियर करो। पंडित जी ने कहा देखिए, हम इस जानवर की बलि देंगे, ईश्वर को समर्पित करेंगे और ईश्वर खुश होंगे। बोले समझ में नहीं आया। जानवर तो मर गया, काहे का खुश होगा? तो पंडित जी ने देखिए आप गलत समझ रहे हैं। 84 लाख योनियां होती है,
इसमें से एक योनि में से ये जानवर निकलेगा, अगली बार किसी अच्छी योनि में जाएगा। बेसिकली हम इसका जीवन सुधार रहे हैं, इस जीवन से ये मुक्त होगा, भगवान अपनी शरण में इसे लेंगे, भगवान इसे स्वर्ग देंगे और स्वर्ग लेने के बाद ये अपने जीवन से मुक्त हो जाएगा। हम इसका जीवन मुक्त कर रहे हैं, हम कोई पाप नहीं कर रहे हैं। चारवाक के फॉलोवर ने कहा कि ये ठीक है, ये पूजा कौन करवा रहा है? पंडित जी ने कहा कि ये यजमान हमारे सामने बैठे हैं, ये इस पूजा को करवा रहे हैं। तो चारवाक के फॉलोवर कहते हैं, बोले एक काम करते हैं, इनके घर में बुजुर्ग होंगे, उनको बलि दिला देते हैं, सीधे स्वर्ग में जाएंगे। शॉर्टकट पंडित जी बता रहे हैं, चलिए इनके बुजुर्ग को रखिए, इनके बलि दे देते हैं, खत्म बात। स्वर्ग ही तो भेज रहे हैं आप वीजा बना रहे हैं ना स्वर्ग का कि ये बकरा सीधे स्वर्ग में जाएगा, तो इनके पेरेंट्स को लगाओ, इनके पेरेंट्स को चढ़ाओ बलि पे, सीधे स्वर्ग भेज दो, क्या दिक्कत है? किसी और बच्चे के बाप को आप काट रहे हैं, एक जानवर को आप मार रहे हैं, एक बेजुबान को आप मार रहे हैं और कह रहे हैं ईश्वर खुश होगा। ये कौन सा बेवकूफों वाली बातें हैं? कौन सा ईश्वर, कहां का ईश्वर, कैसा ईश्वर? अब हालांकि उनकी पिटाई उस वक्त हुई होगी, व्हाट, ये एक अलग चीज है, बट इतना ज्यादा स्पष्टवादी इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में कोई नहीं हुआ जो क्लियर कट कह सके कि ये क्या तरीका है, ये गलत है, कोई वेद वेद नहीं होते, कोई भगवान नहीं होते, हटो यहां से। ये चारवाक थे जिसके कारण इन्हें कंजर्वेशन तो छोड़िए, इनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय कहूं मैं या जो भी कहूं, इन्हें खत्म कर दिया गया। बेसिकली अभी हम चारवाक को जो पढ़ते हैं वो हम कहते हैं चारवाक इज जस्ट वे ऑफ लाइफ, चारवाक इज जस्ट लिविंग स्टाइल और नथिंग। ऐसा नहीं है, चारवाक एक प्योर फिलॉसफी थी, शुद्ध दर्शन जिसे कहते हैं, क्योंकि फिलॉसफी के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, फिलॉसफी के कुछ कंडीशंस होती है, फिलॉसफी के कुछ मैं कहूं कि डायमेंशंस होते हैं, वो अगर कंडीशंस आप पूरी करते हैं, उन डायमेंशंस को आप फॉलो करते हैं, तो ही आप फिलॉसफी कहलाएंगे, तो ही आप फिलॉसफर कहलाएंगे। पहली चीज है साइंटिफिक नॉलेज, फिलॉसफी हमें साइंटिफिक नॉलेज देती है। सेकंड, नॉलेज ऐसी जो लॉजिकल हो। थर्ड, नॉलेज ऐसी जो प्रेजेंट की बात करे, फ्यूचर और पास्ट की नहीं। फोर्थ, नॉलेज ऐसी जो किसी भी सुपरस्टिशियस घटना को एक्सेप्ट ही ना करे। इनफैक्ट सुपरस्टिशियस जैसा कुछ होता ही नहीं है, अंधविश्वास तो कुछ होता ही नहीं है। ये कंडीशंस अगर कोई फॉलो करता है तो वो फिलॉसफी या फिलॉसफर कहला सकता है। चारवाक तो यही कर रहा था। तो चारवाक एक प्योर फिलॉसफी है, शुद्ध दर्शन है, लेकिन खत्म कैसे हो गया? छोटा सा एग्जांपल प्रेजेंट टाइम का ले लीजिए कि अगर कोई पत्रकार किसी नेता को गलत कहता है तो नेताजी क्या करते हैं? पत्रकार को उठा के जेल में डाल देते हैं, चलो भैया जेल में। ऐसा ही अगर उस वक्त चारवाक ने आपके समाज के बड़े ठेकेदारों के खिलाफ कुछ बोला होगा चारवाक ने, तो ठेकेदारों ने चारवाक को उठाया होगा, अंदर डाला होगा, काम खत्म। अभी तो चलिए मीडिया है, सब कुछ है, तो व्यक्ति छूट भी जाता है जेल से। उस वक्त किसे पता चलता था कौन अंदर गया कौन मर गया? तो चारवाक को खत्म कर दिया गया। अब आते हैं चारवाक का थ्योरी ऑफ नॉलेज, द कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन, प्रत्यक्ष का सिद्धांत क्या है? चारवाक आपको एक बात कहता है कि जो नॉलेज होती है वो तो विद द हेल्प ऑफ ऑर्गन्स, सेंसेस, उनकी मदद से हो सकती है भैया। इंद्रिय ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, इंद्रियों की मदद से जो ज्ञान किया जाता है वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या और प्रत्यक्ष से सर्वश्रेष्ठ प्रमाण क्या? प्रत्यक्ष सबसे बड़ा प्रमाण है। लोगों ने कहा ये तो बेवकूफ बनाता है, ऐसा थोड़ी होता है, देखने से किसकी नॉलेज हुई? हम गए, हमने भैंस देखी, तो भैया भैंस की तो नॉलेज होती है पहले, तब भैंस समझ में आती है। बेवकूफ बनाता है, चार बार कुछ नहीं। ऐसा ही एक फिलॉसफी वेस्टर्न वर्ल्ड में देखने को मिला हमें, जहां पर लॉक, बर्कले और ह्यूम कहते हैं क्या? एम्पिरिसिज्म, एम्पिरिसिज्म, नॉलेज विद द हेल्प ऑफ सेंसेस और ऑर्गन्स। हाँ, पढ़ा तो था, चारवाक भी वही कह रहा है, लॉक, बर्कले, ह्यूम भी वही कह रहे हैं, बट डिफरेंस है। चारवाक
इस कंसेप्ट की सबसे मतलब कहें कि आप आइडल फॉर्म है। इससे ज्यादा हाईएस्ट लेवल पर कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन को, थ्योरी ऑफ परसेप्शन को कोई एलोबरेट कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? क्या 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 विशेष है इसके अंदर? क्या समझाया इसने हमें ऐसा? चारवाक ने अपने थ्योरी ऑफ परसेप्शन और द थ्योरी ऑफ नॉलेज के अंदर आपको जो समझाया वो कंसेप्ट सिर्फ इतना सा ही है कि सबसे पहले जब आप नॉलेज करने जाते हैं, सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट का वहां पर उपस्थित होना जरूरी है। अटेंडेंस। आप एक दुकान में गए कि चलिए दुकान में चलते हैं कुछ परचेजिंग करने के लिए, कुछ खरीदारी करेंगे, और आपने देखा पूरी दुकान खाली है, एकदम खाली। आप क्या खरीदेंगे वहां से? सोचिए क्या खरीदेंगे आप वहां से? पूरी दुकान खाली है। हाँ, आप दुकान खरीद सकते हैं, दुकान के अंदर क्या खरीदेंगे? कुछ भी नहीं। क्यों? अरे सर कुछ हो तो सही, हो तो सही, कुछ तो ऐसा हो जो यहां प्रेजेंट हो। तो सबसे पहले हमें नॉलेज होती है किसी भी चीज के प्रेजेंस की, वहां पर उसकी उपस्थिति की। उपस्थिति होने के बाद उसके ऊपर एनालिसिस होते हैं। वो क्या है, वो क्यों है, वो कैसी है, वो कहां से है, वो कहां तक है, वो कहां कब आएगी, कब जाएगी, वट एवर वट एवर वट एवर। बट सबसे जरूरी है उसका प्रेजेंट, उसकी उपस्थिति। है बात को। चारवाक ने जब थ्योरी ऑफ परसेप्शन की बात की, चारवाक ने कहा कि सबसे पहले नॉलेज के लिए जरूरी है किसी भी चीज की उपस्थिति। सबसे पहले हम उसकी उपस्थिति देखते हैं। उपस्थिति कैसे देखते हैं इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। आप एक सड़क से निकल रहे हैं और सड़क से अचानक से आपको एक फ्रेग्रेंस, खुशबू आई, हल्की सी खुशबू आई आपके मन में, और आपने देखा अच्छा यार ये रोज की खुशबू है, गुलाब की खुशबू है ना? कई बार ऐसा होता है, आप जा रहे हैं, आपको मीठी मीठी खुशबू सुनाई दी, अरे यार हलवा बन रहा है कहीं पर। अगर आपको वो फ्रेग्रेंस नहीं आती, वो एरोमा आपको नहीं आता, तो क्या आपको उस हलवे का या उस गुलाब का पता चलता? नहीं पता चलता। आपको उसका पता तभी चला जब आपने उसे अपने ऑर्गन्स या सेंसेस की मदद से इनहेल किया, सूंघा उसे, तब आपको पता चला वहां कुछ है। आप जा रहे हैं गाड़ी पर, अचानक से पीछे वाले ने हॉर्न बजाया, आपको लगा अच्छा पीछे गाड़ी आ रही है, आपने तुरंत अपनी गाड़ी हटा ली। क्यों? आप अपने आप हटा लेते? अरे सर अपने आप थोड़ी हटाते हैं, मैंने देखा नहीं था, अचानक से उसने हॉर्न बजाया तो मैं हट गया। अच्छा, इट मीन्स आपने उसे सुना तो आपने एक्शन लिया। कहने का तात्पर्य, चारवाक ने, अब मुझे ही नहीं पता कि आप लोग क्या पढ़ते हैं और इससे आपको ऐसा क्यों पढ़ाया जाता है, मुझे आज तक ही समझ में नहीं आया। चारवाक जब थ्योरी ऑफ परसेप्शन की बात करते हैं तो वो ये नहीं कहते हैं कि परसेप्शन से हमें ऑब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाती है। चारवाक कहते हैं हमें परसेप्शन से केवल ऑब्जेक्ट की नॉलेज होती है, कि ऑब्जेक्ट वहां है, ऑब्जेक्ट वहां है, दैट्स इट। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जो सामने है वो है, उसके लिए अनुमान क्या लगाना, उसके लिए अंदाजा क्या लगाना, उसके लिए दिमाग क्यों लगाना? मैंने कहा भैया सुबह हो गई, खड़े हो जाओ। आप उठे और आपने कहा सर बाहर तो अंधेरा है, पागल है क्या? आपको अंधेरा कहाँ दिखाई दिया? अरे सर बाहर देखो बहुत अंधेरा है। अंधेरा है क्या? नहीं, मेरी घड़ी में 6 AM हुए हैं तो सुबह हो गई, बात खत्म। आप कहेंगे अरे यार इनसे बहस करना ही बेकार है, ये नहीं समझेंगे, पागल है। क्यों? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जब सूर्य उदय होगा तो सभी के लिए होगा, हम देख लेंगे, बात खत्म। उसके लिए ज्ञान मत दीजिए। मैंने ग्लास में दिया, भैया दूध पी लीजिए, आपने कहा सर ये तो खाली है। मुझे दिमाग लगाओगे क्या ज्यादा, मुझसे बहस करोगे? मैंने कहा दूध है तो पियो। हाँ तो यार ये अच्छा पल्ले पड़ा।
अरे गुरुजी इसमें दूध डालो तो सही। अच्छा तुम्हें कैसे पता इसमें दूध नहीं है? अरे दिख ही नहीं रहा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता। मैं वहां अंदाजा नहीं लगाऊंगा कि हो सकता है 10 साल पहले यहाँ दूध रहा होगा। कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिक्स। रहा होगा 10 साल पहले रहा होगा, 8 साल पहले भी रहा होगा, 6 साल पहले भी रहा होगा। तो एक एक सिमिलरिटी बन गई। हाँ अभी भी दूध रहा होगा 1 सेकंड पहले, तो मैं इमेजिन कर लेता हूँ मैं दूध पी रहा हूँ। ऐसा नहीं होता। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन, थ्योरी ऑफ परसेप्शन ऑफ चारवाक स्कूल ऑफ फिलॉसफी आपको सिखाता है जो ऑर्गन्स जिस चीज के बारे में नॉलेज करते हैं वो एग्जैक्ट वहीं पर होती है, और जिसके बारे में हम नॉलेज नहीं कर पा रहे हैं, जिसको हम प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे हैं, हम उसकी नॉलेज भी नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ उसी टाइम पे, लाइफ टाइम नहीं, उसी टाइम पे। अभी आप और मैं यहां बैठे हैं, मुझे अभी ट्रंप के बारे में कोई नॉलेज नहीं हो रही है, आपको भी नहीं हो रही। इट मीन्स मैं और आप ट्रंप के बारे में भी जीरो हैं। हम आइडियाज लगा सकते हैं वॉट एवर, हम गूगल कर सकते हैं, हम विकिपीडिया पढ़ सकते हैं, हम उसकी मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ सकते हैं, बट मुझे ये बताइए रियल में क्या अभी आप ट्रंप को देख रहे हैं? नहीं देख रहे। खत्म बात। तो अभी आपको ट्रंप की नॉलेज नहीं होगी। चारवाक ने यह नहीं कहा कि कभी भी इसकी नॉलेज नहीं होगी। जब उसका प्रत्यक्ष होगा तो उसकी नॉलेज होगी। दैट्स इट, खत्म बात। अब मजेदारी वाली बात यह है कि मैं इस कंसेप्ट को जब पढ़ता हूं या पढ़ाता हूं बच्चों को, तो मुझे एक बड़ी चीज समझ में आती है कि बच्चे कहते हैं सर नहीं 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 ऐसा नहीं, हमने ऐसा पढ़ा है कि प्रत्यक्ष सिद्धांत ये कहता है कि ज्ञान केवल और केवल और केवल और केवल प्रत्यक्ष से ही होता है, नॉलेज ओनली परसेप्शन से ही होती है, बाकी सब फर्जीवाड़ा है, बाकियों से ज्ञान नहीं होता। चारवाक तो पागल था, चारवाक को पता ही नहीं था नॉलेज कैसी होती है। नहीं भैया, आपने चारवाक को अभी पढ़ा ही कितना है, बात ये है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैंने चारवाक को पूरा पढ़ा है, लेकिन मैंने मेरे जीवन के 12 वर्ष इन सब चीजों को बहुत गूढ़ता से पढ़ा है, ये मैं जरूर कह सकता हूँ। और मेरे हिसाब से 12 वर्ष ठीक ठाक समय होता है, बहुत ज्यादा तो नहीं होता, ठीक ठाक समय होता है। तो चारवाक का थ्योरी ऑफ परसेप्शन एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपको समझाता है कि जब हम नॉलेज करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें जिस ऑब्जेक्ट की हम नॉलेज करना चाहते हैं उसका वहां पर अटेंडेंस, उसका प्रेजेंस जरूरी है। प्रेजेंस होने के बाद हम उसकी बाकी नॉलेज को करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। चारवाक ने अपने थ्योरी ऑफ परसेप्शन में यह सिखाया कि नॉलेज विद द हेल्प ऑफ ऑर्गन्स, हमारे पास 5 इंद्रियां हैं जो हमें 5 अलग अलग डायमेंशंस में अलग अलग नॉलेज देती है। जैसे कि आंख एक अलग नॉलेज देंगे, नाक एक अलग नॉलेज देगा, जीभ आप स्वाद जो है टेस्ट एक अलग नॉलेज देगा, कान एक अलग नॉलेज देगा, आपका टच ये अलग नॉलेज देगा। और नॉलेज उसी को कहा जाएगा जो कि 2 ऑर्गन्स की नॉलेज को मिसमैच ना करे, मतलब एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन की नॉलेज को कटाक्ष कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपको फ्रेग्रेंस आ रही है, एक बहुत ही गुलाब की जैसी खुशबू आ रही है, और आप गए और आपको वहां गेंदा दिखाई दिया, आपने कहा ये क्या है? गुलाब है। अरे भाई साहब गेंदे का फूल है। भाई साहब गेंदे का फूल नहीं है, गुलाब ही है। सर्दियां चल रही है, गुलाब थोड़ा सिकुड़ गया है, पत्तियां थोड़ी छोटी हो गई है, कलर थोड़ा बदल गया है, ये गुलाब ही है। आप कहेंगे यार किसको मामू बना रहा है, ये गेंदे का फूल है मेरे भाई। तो नॉलेज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एक ऑर्गन कुछ और डिटेक्ट कर रहा है, दूसरा ऑर्गन कुछ और डिटेक्ट कर रहा है ना, सारे के सारे ऑर्गन कहेंगे गुलाब है तो ही गुलाब है, वरना मैं नहीं मानूंगा। तो चारवाक ने कहा कि सबसे पहली स्टेप जो है नॉलेज अचीव करने की, नॉलेज गेन करने की, वो है कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन, प्रत्यक्ष का सिद्धांत। पहले हम प्रत्यक्ष करते हैं चीजों का, हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो है, फिर हम उसके ऊपर अलग अलग तरीके से अपना दिमाग लगाते हैं। इसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष का सिद्धांत। इसकी ब्यूटी ये है कि यहाँ पर डाउट की संभावना सबसे कम है, यहाँ पर हम गलतियां नहीं करते हैं, यहाँ पर हमें दिमाग लगाना नहीं पड़ता, यहाँ पर हमें कंफ्यूजन होने की संभावना नहीं है, यहाँ पर हमें अनुमान इन्फेरेंस का यूज नहीं करना पड़ता, हमें कंपैरिजन का यूज नहीं करना पड़ता, वर्ड टेस्टिमोनी का यूज नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं।
सिर्फ ऑब्जेक्ट को देखिए। कभी छोटे बच्चे को देखिएगा आप, छोटा बच्चा तो कुछ जानता भी नहीं है बेचारा, लेकिन जब बस आती है तो बस को बड़ी गंभीरता से देखता है। उसके लिए वो जस्ट एक ऑब्जेक्ट है जिसकी फ्यूचर में उसे नॉलेज हो जाएगी। लेकिन बच्चे ने कभी जिंदगी में बस देखी ही नहीं, और आप कहें कि चलो आज बस का सफर करेंगे, वो कहेगा क्या, किसका, चलो बस का सफर करेंगे, अरे वो क्या होती है, अरे पागल 4 टायर होते हैं, अरे अच्छा 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 वो सब्जी वाला ठेला वो ऐसा, अरे यार कौन से टायर, सारे टायर एक जैसे थोड़ी होते हैं। ये गलती नहीं है, जब तक उसने उसका परसेप्शन नहीं किया वो उसकी नॉलेज नहीं कर सकता। प्रत्यक्ष करना है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन कहां पर, चारवाक स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी। चलिए कल इस कंसेप्ट को हम पूरा करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, मेरे कंसेप्ट थोड़े अलग हो सकते हैं, तो इसके लिए थोड़े तैयार रहिएगा। मैं जो ट्रेडिशनल टीचर्स हैं उसके जैसा मैं नहीं पढ़ाता, मेरी आदत नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल टीचर्स ने ऐसी गलतियां बहुत कर रखी है जिनका लेना देना फिलॉसफी से कहीं है ही नहीं। फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, फिलॉसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। ना तो हम चारवाक क्रिटिसाइज करेंगे, ना हम चारवाक को प्रमोट करेंगे, ना हम वेदांत को प्रमोट करेंगे, ना हम वेदों को क्रिटिसाइज करेंगे। हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है फिलॉसफी को जस्ट पढ़ना, दैट्स इट। लेकिन वो नॉलेज बेस्ट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। कल को इंटरव्यू में आप जब बैठे, किसी इंटरव्यूअर के सामने आप जब बैठे इंटरव्यू देने के लिए, और वो गलती से फिलॉसफी के कोई अच्छे टीचर निकल कर आ जाएं जिन्होंने काफी अच्छी फिलॉसफी पढ़ी होगी कभी किसी जमाने में, और गलती से उन्होंने आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर लिया, तो चौके छक्के छूट जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अपने आप को इतना तैयार जरूर रखना कि फिलॉसफी के अंदर, मुझे ये तो नहीं पता कौन कौन फिलोसोफर थे, कौन कौन फिलोसोफर्स नहीं थे, लेकिन ये मुझे पता है कौन कौन सी फिलॉसफी थी। इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में क्या क्या ट्रेडिशन चलता था वो मुझे पता है। मुझे इससे मतलब नहीं है चारवाक किसने दिया, कब दिया, कौन से जगह पर दिया, किस आश्रम के अंदर बैठकर उन्हें ज्ञान आया, क्यों आया, कहां से आया, उनकी कितनी रानियां थी, कितनी सेविकाएं थी, मुझे उनसे मतलब नहीं। मुझे मतलब है थ्योरी ऑफ परसेप्शन से, मुझे मतलब है चारवाक से। दैट्स इट। चलिए अभी आगे मांगता हूं, कल मिलते हैं।